हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। और ये आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है हमारे यहाँ पे सीडीएस पीवाईक्यू सीरीज का, जहाँ पे हम सबसे पहले साइंस के पोर्शन को कवर अप कर रहे हैं। और साइंस के पोर्शन में भी हम सबसे पहले फिजिक्स के पोर्शन को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो उसका ये लेक्चर नंबर 4 है फिजिक्स के पीवाईक्यूज का। और अगर आपने पिछले तीनों पार्ट्स नहीं देख रखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप जरूर देख लेना। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप अगर शुरू से देखते हुए आ रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि वो सेम टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे। और क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक वापस से नहीं करा रहा हूँ। अगर कोई नया टॉपिक आएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में तो वो आपको मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा, पर अगर वो सेम टॉपिक आएगा तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को बस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड यही करूंगा कि आप पहले वीडियो से देखते हुए आओ, ताकि आपके जितने भी हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, साथ ही साथ मैं आपको पूरा टॉपिक भी यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे जरूर देखते हुए आओगे तो आपको यहाँ पे आंसर देने में बहुत ज्यादा ईजी रहेगा। अगर आप यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहाँ पे वीडियो पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो चलो आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे ना, पहले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले, जैसा आपको पता है कि आपकी अभी भी यहाँ पे, आप जब यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो तो आपका यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ फरवरी चल रहा है। और आपका एग्जाम आपका 13 ऑफ अप्रैल को है। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो आपके पास मोटा मोटे 2 मंथ्स हैं अभी भी। तो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटीज नहीं कवर अप करी है तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी कवर अप किया है। हमने यहाँ पे साइंस की 9th और 10th की एनसीईआरटी की कंप्लीट यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं किया कवर, आपको करना है तो आप वीडियो जरूर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप जरूर देख लेना। साइंस का हमने 9th से 10th कवर अप कर रखा है। फिर हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स को भी हमने यहाँ पे 9th और 10th में जो भी आपका यहाँ पे टॉपिक्स है उन सबको यहाँ पे कवर अप कर रखा है। और ज्योग्राफी का भी हमने यहाँ पे 6 क्लास से लेके 10th क्लास तक, ठीक है, सब हमने यहाँ पे कवर अप कर रखा है। तीनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां जाके आप जरूर देख लेना। जैसे भी आपकी नीड हो या फिर कोई टॉपिक आपके यहाँ पे नीड हो तो उसको आप सीधा उस प्लेलिस्ट में जाके आप जाके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटीज बेसिक नॉलेज आपका यहाँ पे कवर अप करता है। और आपके एग्जाम में भी, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो एनसीईआरटी मस्ट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इन तीनों प्लेलिस्ट को भी आप अपने हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जरूर देख सकते हो, ठीक है। तीनों के लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप जरूर देख लेना। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीडीएस टू 2020 में जितने भी आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बतानी है अगर आप किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको दो गुना कर देते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैंने इक्वेशन बता रखी है ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो क्या होती है, एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी जो आपका होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 इंटू m2 अपॉन में आपका यहाँ पे आर स्क्वायर, आर होता है आपका यहाँ पे m1 m2 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, तो उसका स्क्वायर करते हो। तो इसको आप ले लो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद आपको यहाँ पे जो चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ पे एफ डैश लेके आप यहाँ पे चेंजेस कर लो। जी तो आपका कांस्टेंट है यहाँ पे, वो आपका सेम रहेगा। m1 और m2 में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हो। जो आपको यहाँ पे चेंजेस करने को बोला भी जा रहा है वो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको बोल रहा है कि आपको जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस को बेसिकली आप यहाँ पे दो गुना कर दे रहे हो, पर एम जो आपका मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्टली m1 और m2 ले सकते हो। अब डिस्टेंस क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि दो गुना हो जा रहा है तो आप इस तरीके से आप इसको लिखोगे 2r उसका फिर होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करोगे आप यहाँ पे तो जी m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखो तो आपका ये जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर जो है, ये वाला हिस्सा जो है ना आपका लाल से कलर के अंदर जो लिया है, ये मार्क किया है, ये आपका क्या है, ये आपका है यहाँ पे एफ इन इक्वेशन 1, है ना। इन इक्वेशन 1 आपका ये वैल्यू हमने यहाँ पे एफ ले रखी है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि जो आपका यहाँ पे ये एफ डैश होगा ना, ये आपका यहाँ पे एफ बाय 4 आएगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि यहाँ पे जो एफ की वैल्यू होगी ना, ये आपकी 4 टाइम्स होगी यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू के, ठीक है। तो आप या तो इस तरीके से आप रिलेशन को याद रखना है या फिर ये इस तरीके से आपको यहाँ पे रिलेशन याद रखना है। अब क्योंकि आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, मतलब एफ के रिस्पेक्ट में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एफ का 4 गुना मतलब कम हो जा रहा है, ठीक है, बढ़ नहीं रहा है। ये एफ डैश की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है कि जो हमारे पास एफ की पहले वैल्यू थी उसका ये बाय 4 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। तो एफ बाय 4 हो जा रहा है मतलब क्या होगा, डिक्रीज हो जा रहा है 4 टाइम्स। तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे अभी सॉल्व भी किया है, तो यहाँ से आप इजिली अब इसको सॉल्व भी कर पाओगे। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आप ये छोड़ोगे तो आप बहुत लोगों से पहले ही पीछे हो जाओगे, ठीक है।
तो ये इस टाइप के इजी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर अपना यहाँ पे डी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे पूछा हुआ है, तो ये आपका सीएपीएफ एग्जाम में भी आ रखा है। ठीक है, सीएपीएफ 2022 में भी आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रखा है, तो यहाँ पे याद रखना। तो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको बोल रहा है यहाँ पे कि इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोमेंटम का हम लोग यहाँ पे पी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यहाँ पे के ई से डिनोट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मुलेज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मुलेज के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये सीपीएफ में भी आ रखा है, सीडीएस में भी आ रखा है, तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आप यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ा आपका घुमा के क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो घुमा के कैसे है। जैसे हमने अभी देखा कि पी की वैल्यू होती है आपके लीनियर मोमेंटम की एम इंटू वी, और काइनेटिक एनर्जी की जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आपको ना काइनेटिक एनर्जी क्योंकि पूछ रहा है, तो हम डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी का ही हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्लियरली देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला जो दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो तो एम वी स्क्वायर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मोमेंटम बनाने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे ऊपर की तरफ आप m से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे भी आप यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी वन, इसको हम वन ले ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो निकल के आएगी ये आपके आएगी यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम। ठीक है, इतना तो आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसको हमें यहाँ पे मोमेंटम बनाना है। ठीक है, तो क्योंकि हमें यहाँ पे जो दे रखा है कि आपका जो मोमेंटम है वो यहाँ पे डबल हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे मोमेंटम बना रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, m को ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू एम आ गया। अब ये जो m इंटू वी है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। तो अब ये स्क्वायर स्क्वायर दे रखा है, मतलब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आई यहाँ पे इक्वेशन, वो हमारे पास यहाँ पे निकल के आई पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम। तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पे पहली। दूसरी हम लोग यहाँ पे इसी में ही पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमें जो बोला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी, हम लोग यहाँ पे टू ले लेते हैं। यहाँ पे हमें देखो जो बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को हम लोग यहाँ पे डबल कर दे रहे हैं। इसका मतलब है ट्वाइस ऑफ पी का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम। ठीक है, हमने यहाँ पे पी की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे ट्वाइस ऑफ पी कर दी, क्योंकि हमें जो बोला जा रहा है कि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम डबल हो जा रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकल के आएगा यहाँ पे फोर पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम। ठीक है, अभी यहाँ पे हम काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे, सिंपल टर्म्स में, क्योंकि आपका यहाँ पे ओवरऑल कट जाएगा। अब लोग हम लोग यहाँ पे करेंगे काइनेटिक एनर्जी वन को काइनेटिक एनर्जी टू से डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे फोर पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम। तो ये जो टू एम है ये ऊपर वाले में चला जाएगा, फोर पी स्क्वायर आपका नीचे टू एम के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आपका निकल के आएगा फोर स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ एम अपॉन में फोर पी स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ एम। ठीक है, अब ये ट्वाइस ऑफ एम आपका हट जाएगा, पी स्क्वायर आपका हट जाएगा, तो ये आपका निकल के आएगा आएगा यहाँ पे वन बाय फोर। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये वन बाय फोर आपका निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे इंक्रीज बाय फोर टाइम्स। ठीक है, इंक्रीज बाय फोर टाइम्स कैसे होगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर दोगे, अब यहाँ पे आप कर दोगे इनवर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनवर्स यहाँ बोल रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी टू निकल के आएगी वो फोर टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी वन हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, इस तरीके से देखो, आप वापस बता दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी वन है और काइनेटिक एनर्जी टू है, इक्वल टू आपका निकल के आया वन बाय फोर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जो काइनेटिक एनर्जी टू ही तो आपको बतानी है, क्योंकि वन तो आपकी पहले ये वाली इक्वेशन थी। उसके बाद ये बोल रहा है कि आपका लीनियर मोमेंटम डबल हो जा रहा है, उस केस में फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आपको जो बतानी है वो टू वाली बतानी है। तो इसलिए आपका जो काइनेटिक एनर्जी टू आएगा वो फोर टाइम्स ऑफ पहली वाली काइनेटिक एनर्जी की होगा, इसलिए हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि इंक्रीज बाय फोर टाइम्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कि यहाँ पे आपको बस एक तरीके से लीनियर मोमेंटम इसको बनाना था आपको इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू दी अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है, यूवी लाइट, इज नॉट करेक्ट, कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो देखो, इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन सॉल्व करे थे। यहाँ पे जो चीजें यूज हो रही है ना, जो आपको चार स्टेटमेंट दे रखी है, तो हमने ऐसे दो टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व करे थे सबसे पहले वाले वीडियो में, अगर आपको यहाँ पे याद हो। तो जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा था
कि जितने भी आपके यहाँ पे ये वेव्स हैं, ये सब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी ऐसी वेव्स होती है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। आपका अगर मीडियम दे रखा है ना, तो वो मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती है, तब भी कर सकती है। पर अगर मान लो मीडियम नहीं दे रखा है ना, तो तब भी यहाँ पे वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पे देखा था, जब हमने यहाँ पे CDS टू 2024 वाला हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे एक्सरे से रिस्पेक्ट में। तो हमने यहाँ पे ये वाली चीज देखी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, कौन कौन सी होती है, ये सब हमने नाम देखे थे, क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती है, ये सब हमने देखा था। तो वो सब मैं वापस डिस्कस नहीं करूंगा, तो ये वाला तो हमारा आंसर एकदम यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर आपको ये जो लास्ट में दे रखा है ना कि इट्स वेवलेंथ इज शॉर्टर और स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट, तो ये भी हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगले वाले स्लाइड में हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि कैसे आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपके यहाँ पे किसकी मिनिमम रहती है, किसकी मैक्सिमम रहती है, कैसे आप कर सकते हो, वो भी हमने यहाँ पे देखा था। इस सीक्वेंस को बस आपको यहाँ पे याद रखना है, और या तो आप फ्रीक्वेंसी को याद रख लो कि मिनिमम से मैक्सिमम आपकी किस तरफ रहती है, या फिर आप वेवलेंथ को देख दो, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि यहाँ पे जब भी जिस भी वेव की आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना, तो उस वेव की आपकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। इसलिए आपकी यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे आपका गामा रे आपको देखने को मिल रहा है सबसे ऊपर है, तो फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे मैक्सिमम है, पर उसकी वेवलेंथ सबसे मिनिमम होगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मिनिमम आपके यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है या प्रोपोर्शनल, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आप ये सीक्वेंस को आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। तो इससे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दूसरा जो आपका लास्ट स्टेटमेंट भी है ना, ये भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला है। फिर देखोगे अगर आपको देखने को मिला कि इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है, तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ये तीनों स्टेटमेंट हमने इसी पर्टिकुलर से एक क्वेश्चन में हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। पर साथ ही साथ हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं होती है, वो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। वो आपकी क्या होती है, वो आपकी यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव होती है। और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन किया था, जहां मैंने आपको मैकेनिकल वेव्स के बारे में बताया था। मैकेनिकल वेव्स ही बेसिकली आपकी दो टुकड़ों में डिवाइड होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक ट्रांसवर्स होती है। उसका एग्जाम्पल साउंड और लाइट हमने यहाँ पे देखा था। फिर साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपको जो बताया था यहाँ पे कि इसके अलग अलग जो आपके डायग्राम के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा था कि किस तरीके से आपका क्या एम्पलीट्यूड है, क्या क्रेस्ट है, क्या ट्रफ है, ये सब हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे ये चीजें बता रखी थी, तो आपको डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये वाली चीजें मैंने चारों चीजें आपको यहाँ पे पहले भी बता रखी है, तो आपको ये सब भी पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर आपका निकल के आएगा, वो आपका क्या निकल के आया यहाँ पे, सी ऑप्शन, की वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं है, वो आपकी ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। तो प्लीज इसको बिल्कुल गलत मत करना, ये सब हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पे राइट आंसर अपने यहाँ पे सी ऑप्शन। नो, ये वाला क्वेश्चन आपका डायरेक्टली स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्टली बस फॉर्मूला पूछा हुआ है। किसका फॉर्मूला पूछा है, आपको पूछा है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है एयर में, जिसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से। फिर आपको स्पीड ऑफ मीडियम दे रखा है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे वी से। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग यहाँ पे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे इन अ मीडियम, तो यहाँ पे ये तरीके से भी आपको यहाँ पे याद रखना है, या फिर आपको ना एयर की मतलब एयर की जगह पे ना आपको वैक्यूम भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखना कि या तो आपको दे देगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या फिर आपको देगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो प्लीज यहाँ पे इससे भी आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ये आपका वैक्यूम है, तो यहाँ पे सी अपॉन वी, सी आपका रहता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वी आपका रहता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपको बस फॉर्मूला ही बताना था। तो राइट आंसर अपना है यहाँ पे बी ऑप्शन, सी अपॉन वी। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो आपने प्लेस किया एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस हमने यहाँ पे बहुत बार देख चुके हैं। कन्वर्जिंग मतलब होता है आपका यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे देख भी चुके हैं, तो इसके बारे में हमने यहाँ पे कंडीशंस भी बहुत बार यहाँ पे पढ़ रखी हैं, ये वाली कंडीशंस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपने 40 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है कन्वर्जिंग लेंस पे, जिसकी फोकल लेंथ है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपको यहाँ पे दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा जा रहा है कि इमेज आपकी जो फॉर्म होगी वो आपकी यहाँ पे कैसी रहेगी, ठीक है? इरेक्ट रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी और मैग्नीफाइड रहेगी या फिर स्मॉल रहेगी। तो देखो एफ आपको दे रखा है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। तो एक मैंने आपको यहाँ पे एक बता रखा था कि r/2 आपका रहता है यहाँ पे एफ, है ना? तो इससे आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आपकी बन जाएगी यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। तो आपको एक चीज पता चल रही है कि जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर पे रख रहे हो, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप r और f के बीच में रख रहे हो ना। यहाँ पे अगर आप थोड़ा डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझना, ये मान लो आपका यहाँ पे लेंस है, ठीक है? यहाँ पे आपको दे रखा है ये आपकी फोकल लेंथ जो है f1 और ये आपका ट्वाइस ऑफ f1, ठीक है? जिसको हम c1 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपका है यहाँ पे 25, ठीक है? ये आपका क्या है यहाँ पे, ये है 25 पे, ये आपका है 50 पे। अब 40 आपका यहाँ कहीं होगा, तो 40 पे आप यहाँ पे इमेज अपना ऑब्जेक्ट रख रहे हो। तो जब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखे, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है हमारे पास? हमने यहाँ पे एक सब कंडीशंस पढ़ रखी है। तो जब हम ट्वाइस ऑफ f1 और f1 के बीच में अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज निकल के आती है और एनलार्ज इमेज निकल के आती है। तो अगर हम यहाँ पे इसमें ही मैच करके, अब अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है? रियल इन्वर्टेड निकल के आती है, मतलब इन्वर्टेड यहाँ से निकल गए, तो ये ए तो और बी ये दोनों गलत हो जाएंगे, इरेक्ट नहीं आएगी, इन्वर्टेड आएगी। और उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमें यहाँ पे इन एनलार्ज बन रही है। एनलार्ज मतलब मैग्नीफाई होके बन रही है, ठीक है? अब मैग्नीफाई होके बन रही है मतलब एनलार्ज बन रही है, तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे यहाँ पे सी होगा। स्मॉलर इमेज नहीं बनेगी, मैग्नीफाई बनेगी, ठीक है? स्मॉलर की जगह आपको डिमिनिश दे सकता था, हाईली डिमिनिश दे सकता था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीजें भी देखनी है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, वो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। नाउ अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, इसको ना स्टार मार्क कर लेना और इसको ना नोट बना के अलग से लिख लेना, ठीक है? इस पॉइंट को अलग से यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि व्हेन अ लाइट रे एंटर्स इनटू ग्लास मीडियम फ्रॉम अ वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, ठीक है? व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? तो देखो हमेशा याद रखना कि जब भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा, ठीक है? तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ना, वो भी आपका क्या होगा यहाँ पे, 0 डिग्री रहेगा, ठीक है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि एंगल ऑफ आई जो है वो यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल एक ही कंडीशन में होता है। वो आपकी यही वाली कंडीशन है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, ठीक है? वरना बाकी सब जितने भी आपके हैं ना, वहाँ पे आई जो होगा आपका कभी भी इक्वल नहीं होता है आर के, ठीक है? चाहे आप आई को 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी लोगे, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका हमेशा दूसरा रहेगा, ठीक है? कभी भी सेम नहीं रहेगा जो कि आई की वैल्यू है उससे। तो हमेशा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका इक्वल रहता है, और वो कंडीशन है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 डिग्री हो। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर निकल के आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है? तो यहाँ पे इसको स्टैटिक पॉइंट पे हमेशा यहाँ पे इसको याद रखना। और ये दोनों पॉइंट याद रखना कि इक्वल सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पे होता है, जब वो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो, ठीक है? तब आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होता है। बाकी कभी भी आपका दूसरी वैल्यूज के लिए कभी भी यहाँ पे ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है? तो प्लीज इसका यहाँ पे याद रखना, रेस्ट ऑल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको यहाँ पे अलग से नोट डाउन कर लेना। नाउ अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा ही स्टैटिक बेस्ड टाइप और बहुत ज़्यादा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, और ये आपका ना प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। जब आपने देखा होगा तभी आप इसका यहाँ पे आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फिनोमिना, इन चारों में से कौन सा फिनोमिना ये वेरीफाई करता है कि लाइट जो होती है वो ज़्यादा तेजी से ट्रेवल करती है साउंड से। तो ये अगर आपने देखा हो कभी भी, जब भी थंडर स्टॉर्म होता है, ठीक है? जब भी यहाँ पे बिजली कड़कती है या फिर आप बोलते हो ना बिजली कड़क रही है, तो बेसिकली आप देखते होगे यहाँ पे कि आसमान से आपको जो लाइट है वो पहले दिखती है और आवाज जो है वो बाद में आती है, ठीक है? तो ये बेसिकली यहाँ पे इसका एक तरीके से एग्जाम्पल है, ठीक है? जो आपको बताता है कि लाइट जो है वो तेजी से ट्रेवल करती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारे यहाँ पे है सी ऑप्शन, ठीक है? और बाकी तो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स है जो हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर रखा है। जैसे हमारे यहाँ पे रिफ्रैक्शन की केस की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है? तो रिफ्रैक्शन का केस जैसे हमने यहाँ पे पहले भी देख रखा है, हमने यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी हमने पहले देख रखा है। रिफ्रैक्शन आपका, और रिफ्रैक्शन बोल रहा हूँ, जो आपका मिराज है, मिराज आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आपका यहाँ पे रिफ्रैक्शन की कंडीशन से होता है। ये हम पहले भी हम लोग यहाँ पे बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो थंडर स्टॉर्म है, ये आपको याद रखता है कि जब भी यहाँ पे बिजली कड़कती है तो आपको लाइट पहले दिखती है जो कड़क रही है बेसिकली, और साउंड आपको बाद में आता है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड से। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन है। Now, अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन of source and screen would produce
शार्पेस्ट शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे बेसिकली आपसे क्या बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे क्या चीज यूज करोगे एज अ स्क्रीन और एज अ पॉइंट ऑफ सोर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तरीके से याद रखना है आपको। आपने एक प्रोसेस या फिर आप बोल सकते हो एक आपने यहाँ पे पढ़ रखा होगा ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम बेसिकली हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अगर हम वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपका इसी से रिलेटेड आपका ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेसिकली होता क्या है कि आपका एक पॉइंट ऑफ सोर्स है। जैसे मान लो यहाँ पे एक कैंडल है, ठीक है, कैंडल आपका एक पॉइंट ऑफ सोर्स है। यहाँ से आपने ये इसका यहाँ पे लेट है, जहाँ से ये आप मतलब बेसिकली जल के बर्न करके यहाँ पे लाइट आपको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब इसके सामने मान लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई स्टोन रख दिया, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या रख दिया, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे स्टोन रख दिया है, और पीछे की तरफ हमारी यहाँ पे ये स्क्रीन है, ठीक है। अब जो यहाँ पे लाइट रे है ना, जब इस पे पड़ती है, स्टोन पे जब पड़ेगी, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये क्योंकि एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लाइट क्या होगी, यहाँ पे पास नहीं कर सकती है, ठीक है, लाइट कैन नॉट पास। तो आपको यहाँ पे ये चीज तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट जब आपका होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप विंडोज ले लो, ठीक है, उसके थ्रू आपकी लाइट घर के अंदर आ सकती है। वहीं पे ट्रांसलूसेंट जो होते हैं उनके थ्रू भी आ सकती है, पर आपकी जो क्वांटिटी है वो अब यहाँ पे कम हो जाएगी। पर ओपेक वाली चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका वॉल है, ठीक है, दीवार जो होती है, तो दीवार के आर पार आपकी लाइट नहीं जा सकती है, तो वहां पे आपका वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से याद रखना। तो जब भी यहाँ पे आप लाइट मारते हो, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर ओपेक ऑब्जेक्ट में कि क्योंकि यहाँ पे लाइट रे इसको पास थ्रू नहीं कर सकती है ऐसे डायरेक्टली, तो लाइट यहाँ से ना बैंड हो जाएगी, ठीक है, जो भी यहाँ पे लाइट रे होंगी वो यहाँ से बैंड होके और फिर यहाँ पे इस तरफ में जाएंगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये वाला जो एरिया होगा ना, जो आपका ये स्टोन है, स्टोन की हमें यहाँ पे शेडो देखने को मिलेगी, और इधर वाले पूरे एरिया में यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलेगी। और लाइट क्यों देखने को मिलेगी, जैसे मैंने आपको बोला, जब यहाँ पे इस पे लाइट रेज पड़ती हैं, तो यहाँ पे ये बेंड होके आपकी क्रॉस कर जाएंगी यहाँ पे इस ओपेक ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट आपकी कभी भी पास नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए आपके यहाँ पे स्टोन के जस्ट पीछे आपको शेडो देखने को मिलेगी, और उसके साथ में आपकी साइड में, ठीक है, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको लाइट रेज देखने को मिलेंगी, आपको थोड़ी लाइट देखने को मिलेगी, रोशनी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई। तो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में बेसिकली आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हो, आपका ओपेक ऑब्जेक्ट, उसको आप सोर्स ऑफ लाइट के सामने रख देते हो, ठीक है, और पीछे की तरफ आप एक स्क्रीन रखते हो। तो स्क्रीन पे आपको जो शेडो है उस ऑब्जेक्ट की नजर आती है, जब आप लाइट रेस उस पर्टिकुलर ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है आपकी, ठीक है। और क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकती है, तो वो वहां से बेंड होके आपकी पास करती है, और जिसकी वजह से आपको वो शेडो देखने को मिलती है। और यहाँ पे हम क्योंकि शार्पेस्ट शैडो की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे आप यूज करोगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट में आपको शार्पेस्ट शैडो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि लाइट रे उसके थ्रू पास करेगी, तो आपको बहुत ही आप बोल रहे हो एक तरीके से यहाँ पे शैडो देखने को मिलेगी, पर वो शार्पेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो इससे आपको यहाँ पे जो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है, ये आपका एक प्रोसेस है जो आपका ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में भी है। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे उसके बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट सोर्स चाहिए होता है और ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे एकदम करेक्ट है। बाकी आप देखोगे यहाँ पे एक्सटेंडेड सोर्स दे रखा है, फिर आपको यहाँ पे पॉइंट सोर्स पर ट्रांसपेरेंट स्क्रीन आपको यहाँ पे दे दिया, ये यहाँ पे इसलिए गलत हो जाएंगे ये सब, और आपके ट्रांसपेरेंट स्क्रीन लास्ट में भी दे रखा है। तो आपको बस हमेशा याद रखना है कि डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में पॉइंट सोर्स यूज होता है और आपका ओपेक स्क्रीन यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ये आपसे यहाँ पे जनरली यहाँ पे पूछा जाता है, और ये आपका डायरेक्टली आप बोल सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज विल बेंड द लाइट रेज थ्रू लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ना नीचे जो आपको माइनस साइन देखने को मिल रहा है, हम बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको यहाँ पे वापस बता दे रहा हूँ। प्लस वाले आपको हैं वो आपको दे रखे हैं कॉन्वेक्स लेंस, और नेगेटिव जो पावर के होते हैं वो आपके होते हैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लाइट रेज लार्जेस्ट एंगल की जब भी बात होगी ना यहाँ पे, तो वो आपका कॉन्वेक्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉनकेव वाले आप डायरेक्टली इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो जब भी आपको यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल की बात करेंगे, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ही आपके लार्जेस्ट एंगल को यहाँ पे बेसिकली जो लाइट रे है उसको लार्जेस्ट एंगल पे डेविएट करता है, ठीक है। पर अब यहाँ पे आपको एक रहेगा कि कौन सा पावर वाला बेसिकली आप यहाँ पे यूज करोगे। तो हमेशा याद रखना, ज्यादा पावर वाला आपका यहाँ पे ज्यादा एक तरीके से लार्जेस्ट एंगल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो लाइट रे का डेविएट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले पहली चीज आपको याद रखनी है, लार्जेस्ट एंगल किसका है, तो वो आपका रहेगा कॉन्वेक्स का, ठीक है, कॉनकेव का नहीं होगा, कॉन्वेक्स का होगा, और पॉजिटिव पावर वाला कॉन्वेक्स होता है।
और उसमें भी +2 दे रखा है और +2.5 दे रखा है, तो यहाँ पे भी याद रखना है कि ज़्यादा पावर होनी चाहिए, तो और ज़्यादा एंगल आपका डेविएट देखने को मिलेगा वो लाइट रेज़ का, ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। सेकंड आंसर हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ लेना, वरना टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज़रूर पूछ सकते हो। सो नाउ हमने यहाँ पे सीडीएस टू 2020 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए फिजिक्स में जो भी आपसे पूछे गए थे। अब हम यहाँ पे सीडीएस 1 2020 एग्जाम के जितने भी आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आए हैं उनको अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव्स दैट डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड इज इट्स। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पिच से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है और ये हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर रखा है। अगर आपको याद हो तो आप बहुत इजीली इसका आंसर भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे जब दूसरा पार्ट किया था, ठीक है, जहाँ पे हमने 2022 में जो आपके क्वेश्चंस आए थे उनको जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया था सेकंड पार्ट में, तो वहाँ पे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा रखा था। तो ये अगर आप देखो तो एक तरीके से सेम ही टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। यहाँ पे भी आपको पिच की यहाँ पे प्रॉपर्टी पूछ रहा था या कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा था, और जो अब हम अभी देख रहे हैं 2020 वाले में, इसमें भी आपको वही सेम चीज ही पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई थी और यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ भी समझाया था। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला डायग्राम है, इधर आपकी जो पिच है वो आपको कम देखने को मिल रही है क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी भी कम है, और इधर वाले में आपको हाई पिच देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे जो वेव्स है ना बहुत ज्यादा पास पास है एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो भी आपकी ज्यादा है, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में यहाँ पे क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आप उसके थ्रू भी आप ये चीजें पहचान सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यही चीज याद रखनी है कि आपका यहाँ पे जो पिच है वो डिपेंड करती है आपकी बेसिकली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि अगर इसकी आप डेफिनेशन भी देखोगे ना तो डेफिनेशन भी इसकी यहाँ पे होती है सेंसेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सेंसेशन सेंसेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सेंसेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको यहाँ पे यही वाले जो दो डायग्राम है ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि पिच जो है बेसिकली आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, ये आप यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी एक आपके कैरेक्टरिस्टिक होता है पिच को बताने के लिए, और किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये सब डिस्कस किया था ये आपको यहाँ पे याद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं वापस से कंप्लीट नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप देखो तो पीवाईक्यूज भी आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, पर जो टॉपिक है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा था वही सेम रिपीट हो गया है, पर ज्यादातर केस में आपके जो टॉपिक्स होते हैं ना वो ज्यादातर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपको पीवाईक्यूज करना बहुत ज्यादा मस्ट है, यहाँ से ही आपको इसका आइडिया लग रहा है। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरेज, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी एक्सरे की प्रॉपर्टी नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको एक्स रेज से ही देखने को मिला है, ठीक है। तो आपको ये जो आपका टॉपिक है एक्स रेज वाला भी आपको अच्छे से करके जाना है। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो हमने सबसे पहले ही वीडियोस में, ठीक है, सबसे पहले वीडियो में हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सब कुछ बताया था कि वो मीडियम के साथ साथ वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, तो हमने वो सब भी यहाँ पे डिस्कस किया था। ये सारे आपके उसके एग्जाम्पल है, तो इसमें से ही एक आपका यहाँ पे एक्सरे भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एग्जांपल है एक्सरे, और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी उसको मीडियम में भी वो ट्रैवल कर सकती है, पर उसको मीडियम की जरूरत होती नहीं है क्योंकि वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो मीडियम और वैक्यूम दोनों में ही ट्रैवल कर सकती है, पर अगर मान लो ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ पे मीडियम नहीं गिवन है, तो तब भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम क्वेश्चन पे वापस चले कि यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। अब ये आपका जो ऑप्शन है ना ये बेसिकली आपका हो जाएगा गलत, और यही आपका पहला ही पॉइंट आपको आंसर मिल गया। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो एक्सरेज होती है उनके पास कोई भी वो बेसिकली चार्ज कैरी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, दे डोंट कैरी एनी चार्ज, ठीक है, दे डोंट कैरी एनी चार्ज। तो इसलिए यहाँ पे ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से यहाँ पे डिफ्लेक्ट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, इसको अलग से स्टैटिक जीके में याद रख लेना। और अगली चीज यहाँ पे कि दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपको यहाँ पे एक चीज पता चल रही है कि ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से आपके डिफ्लेक्ट होंगे, ना ही वो आपके मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्यों नहीं होंगे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, क्योंकि वो यहाँ पे चार्ज कैरी नहीं करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे सी ऑप्शन आपको बोल रहा है कि दे हैव हाई पेनिट्रेशन लेंथ इन मैटर, तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे ये हाई पेनिट्रेशन लेंथ का मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझो कि जो आपके एक्सरे के अंदर फोटॉन्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और वही एनर्जी ना आपके आगे जाके मॉलिक्यूल्स को ब्रेकअप करने में हेल्प करती है। पर वो कभी कभी यहाँ पे अगर आप ज्यादा एक्सरेज के पास रहोगे तो वो आपको बीमारियां भी दे सकती है, आपके लिविंग सेल्स के लिए वो खराब भी है, ठीक है। वो आपकी जो एक्सरेज है ये आपके लिविंग सेल्स के लिए भी खराब है, तो ज्यादा एक्सरेज कराना भी अच्छा नहीं होता है अपनी हेल्थ के लिए भी, ठीक है,
क्योंकि उसमें हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं और वो मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, यहाँ पे वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जिससे लिविंग जो आपके सेल्स हैं उनको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे इसके हाई पेनिट्रेशन लेंथ की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है। फिर अगर आप देखो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है कि देयर वेवलेंथ इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट, तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है। यहाँ पे हमने इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले वाले वीडियो के यहाँ हमने ये सब डिस्कस करने के बाद मैंने आपको ये पूरा एक सीक्वेंस बताया था कि आपको इस तरीके से याद रखना है कि सबसे पहले गामा रेज, फिर एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, फिर आपका इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ठीक है। इस तरीके से ये सीक्वेंस याद रखना है। फिर माइक आपका यहाँ पे जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनमें से कोई भी एक चीज याद रख लो कि कौन से में मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है, या फिर मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है, या फिर मैक्सिमम से मिनिमम जा रहा है, ठीक है। कोई भी एक कंडीशन यहाँ रख लो, क्योंकि दूसरी आपकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे आपको गामा रेज देखने को मिल रहा है कि आपका फ्रीक्वेंसी उसका मैक्सिमम है, पर आपका वेवलेंथ आपका उसका सबसे मिनिमम है, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होते हैं वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जिस भी वेव का आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा उसका वेवलेंथ कम रहेगा, जिस भी वेव का वेवलेंथ ज्यादा रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें आपको पहले भी समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको दे रखा है यहाँ पे कि जो वेवलेंथ है यहाँ पे आपकी एक्स रेज की, वो आपका मच स्मॉलर है आपकी विजिबल लाइट से। तो अगर आप यहाँ पे देखो वेवलेंथ आपका इधर वाला एरिया है तो इधर मिनिमम है, तो आपका यहाँ पे एक्सरेज दे रखा है तो इसका मिनिमम है, और विजिबल लाइट एक्सरेज से ज्यादा है क्योंकि वो नीचे आते आते मैक्सिमम हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब नीचे आते आते मैक्सिमम हो रही है तो आपकी विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो आपकी एक्सरेज से ज्यादा होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के केस में ये अपोजिट हो जाएगा कि विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी और एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चारों स्टेटमेंट समझ में आ गई हो। तो यहाँ पे 3 आपके करेक्ट थे और ये आपका गलत था, वो गलत आपसे पूछा हुआ था, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। और क्यों गलत था वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आंसर है आपका यहाँ पे ए ऑप्शन। नाउ अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। नॉट आपसे पूछ रहा है वापस से, अबाउट द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 10th क्लास की जो हमने यहाँ पे एनसीईआरटी करी, अगर आपने वो देखा होगा, तो आपका जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है, रे ऑप्टिक्स वाला, तो उसमें हमने यहाँ पे प्लेन मिरर के ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कशन भी कर रखा है। तो वहाँ पे आपको एक स्टेट में मैंने वहाँ पे मार्क करी थी, अगर आपने पीडीएफ भी वगैरह आपने पढ़ी होंगी जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो आपके प्लेन मिरर्स होते हैं ना, वो आपकी जो इमेजेस बनाते हैं वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाते हैं, वो कभी भी रियल इमेज नहीं बनाते हैं, ठीक है। और रियल इमेज कौन बनाते हैं, तो वो आपका कैमरा होता है जो आपका रियल इमेज बनाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो हमेशा आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाते हैं, कभी भी रियल इमेज नहीं बनाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो आपको बाकी 3 दे रखे हैं ना, उनको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब ए आपको जो दे रखा है, ए आपको बोल रहा है पहला वाला कि इट इज ऑफ द सेम साइज एज द सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे अगर आपने कभी भी प्लेन मिरर यूज किए होंगे घर में, जो आप ज्यादातर मिरर्स यूज करते हो वो सब आपके प्लेन मिरर्स हैं। तो आप क्या करते हो, जैसे मान लो यहाँ पे ये आपकी एक प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हम, ये आपकी एक प्लेन मिरर है, इसके सामने आप यहाँ पे ऐसे खड़े हुए हो, ठीक है, इसके सामने आप ऐसे खड़े हुए हो। तो जितनी दूरी पे आप खड़े हो, ठीक है, सबसे पहले याद रखना 2 पॉइंट बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक तो पहला कि आप जितनी दूरी पे खड़े हो ना, आपकी इमेज भी उतने ही दूरी पे बनती है प्लेन मिरर में, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि जितना साइज आपका है या फिर जितना भी आप बोलो यहाँ पे लेंथ है इस पर्टिकुलर इंसान की, ठीक है, उतने ही सेम लेंथ का इधर भी आपको इमेज बनता हुआ नजर आएगा। तो 2 चीज मैंने बताई, पहली जितनी दूरी पे आप खड़े होगे, जितना दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे आपको इमेज देखने को मिलेगी यहाँ पे प्लेन मिरर में। जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा वही सेम साइज का उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट आपको आपकी उसकी इमेज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो आपको अगर आप देखो ये 4 पॉइंट्स में से आपका ये वाला मैंने एक्सप्लेन किया और ये वाला एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आपके करेक्ट हैं। फिर बी आपको बोल रहा है कि इट इज लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, ये वाला यहाँ पे प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जैसे मान लो ये आपके यहाँ पे है एक मिरर, ठीक। अब जैसे आप मिरर के सामने जब खड़े होते हो, मान लो आप यहाँ पे ऐसे करके खड़े हो, और ये आपका एक हाथ है इधर वाला और एक आपका यहाँ पे ये है आपका राइट हैंड, ठीक है। आपने राइट हैंड जब ऊपर किया तो जो आपका इमेज यहाँ पे बन रहा है ना, इसमें आप देखोगे यहाँ पे मान लो ये आपका इमेज बन रहा है, तो इसमें आप देखोगे ये वाला हाथ ऊपर होगा। पर अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला जो हाथ है ना इस इमेज का, वो उसका लेफ्ट हैंड है ना, जबकि हमने राइट हैंड ऊपर किया है। आपको आई होप की समझ में आ रहा हो लिटरली इन्वर्ट का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर आप राइट हैंड ऊपर करते हो तो इमेज में आपको लेफ्ट हैंड ऊपर ऊपर जाता हुआ दिखेगा। वही सेम कंडीशन अगर आप लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो इमेज का आपका यहाँ पे राइट हैंड ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि उस इमेज के लिए वो यहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड है, ठीक है। तो ये पॉइंट प्लीज यहाँ पे ध्यान से समझना। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड ऊपर करने पे इमेज में राइट हैंड ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और पैर भी बोल लो या आप हाथ बोल लो, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पे याद रखना है।
दूसरा पॉइंट आपने रीजनिंग में पढ़ रखा होगा कि यहाँ पे हम जैसे एक प्लेन मिरर बनाते हैं, ठीक है, लगा देते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एफ, ठीक है, सिंपल टर्म्स में समझाने के लिए इजी पड़ेगा। तो आपने जब ये एफ लिया, ठीक है, जब इसकी इमेज बनती है ना, तो इसकी इमेज ठीक अपोजिट बनती है। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये अपोजिट आपको चीजें देखने को मिलती हैं। भले वो आपका यहाँ पे सेम तरीके का आपका हाथ ऊपर कर रहा है, पर वो अपोजिट हाथ ऊपर कर रहा है, ठीक है। आप भले राइट हैंड ऊपर कर रहे हो, पर इमेज में वो आपका बेसिकली लेफ्ट हैंड ऊपर हो रहा है, ठीक है, उस इमेज का। तो ये पॉइंट आपको समझना है, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई हो। तो ये तीनों कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है प्लेन मिरर के अंदर, इसलिए आपके यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो आपका सी स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि प्लेन मिरर आपकी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाती है, कभी आपकी वो रियल इमेज नहीं बनाती है। रियल इमेज अगर आपको बनानी है तो आप यहाँ पे कैमरा यूज कर सकते हो, ठीक है, जो मोबाइल फोन के कैमराज हो गए या फिर जो आपके दूसरे डीएसएलआर वगैरह आपके जो यूज होते हैं कैमराज वगैरह, उसके थ्रू आपकी रियल इमेजेस बनती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो स्क्रीन पे नहीं बन रही है, यहाँ पे जो रियल इमेजेस होती है वो स्क्रीन पे बनती है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज आपकी स्क्रीन पे नहीं बनती है, ठीक है। ना ही कहीं पे आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, ना ही कहीं कोई स्क्रीन पे आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। इसलिए आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देखने को मिलती है। वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कैमरास के थ्रू रियल इमेज बनती है, तो रियल इमेज आपकी फोकस्ड इमेज होती है स्क्रीन के ऊपर। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि आपका यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इन पेरिस्कोप द टू प्लेन मिरर्स आर कैप्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताने की जो आपके दो प्लेन मिरर्स पेरिस्कोप में यूज होते हैं वो कितने एंगल पे बेसिकली या फिर किस तरीके से यहाँ पे उसमें रखे जाते हैं। तो यहाँ पे आपने ना इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रखा होगा अपने यहाँ पे 10th 11th 12th आपकी किसी भी एक क्लास में। तो पेरिस्कोप बेसिकली आप देखते हो कि आपके ना सबमरीन्स वगैरह में ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। अब ये कैसा दिखता है अगर हम इसके बारे में थोड़ा सिंपल टर्म्स में बात करें, तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे ये दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले हम थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। तो एक आपकी मिरर रहती है इस जगह पे और एक आपकी मिरर रहती है इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे मान लो आपको एक ऑब्जेक्ट देखना है, हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक ट्री देखना है, ठीक है। ज्यादातर आपके यहाँ पे इसी तरीके से समझाया गया है, तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ। तो ये आपका है एक ट्री, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी एक आई रखोगे, ठीक है। यहाँ पे आंख लगा के, जैसे आप माइक्रोस्कोप में देखते हो ना आंख लगा के, उस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि जब आप यहाँ पे ये चीज देखोगे तो आपकी यहाँ पे एक लाइट रे यहाँ पे इधर से इधर जाएगी, इस मिरर पे यहाँ पे टकरा के 45 डिग्री पे आपका यहाँ पे ये मिरर लगा है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएगी, ये वाला भी मिरर आपका 45 डिग्री पे लगा है, ठीक है। और इधर से टकरा के आपकी ये जो लाइट रे इस तरफ जाएगी, और इसी की वजह से इस लाइट रे की मदद से आपको यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पेरिस्कोप आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जहाँ पे दो मिरर आपकी 45 डिग्री पे आपकी लगी होती है, जहाँ पे एक तरफ आप अपनी आईज के हेल्प से अपनी और दूसरी तरफ आपका एक ऑब्जेक्ट रखा होता है, उसको यहाँ पे आप देख पाते हो, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली आपका हेल्प करता है सबमरीन्स वगैरह में, आपको ये ज्यादातर चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे मान लो आपका यहाँ पे वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी एक सबमरीन है। अब वो देखना चाहती है कि कोई ऊपर हो ना, जैसे मान लो अगर कोई अटैक करने जा रही है कोई सबमरीन, ठीक है, तो उस केस में वो देखना चाह रही है कि कोई दुश्मन की यहाँ पे कोई शिप वगैरह ना हो। तो उसमें वो क्या करते हैं ना कि यहाँ पे आपकी जो ये पेरिस्कोप है इसको यहाँ पे हल्का से पानी से ऊपर निकालते हैं, और इसके मदद से आपके यहाँ पे पहले वो हर तरफ देख लेते हैं कि कोई शिप वगैरह आसपास है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो यहाँ पे सबमरीन आपकी पानी के ऊपर आ जाती है। अगर होता है तो ये पेरिस्कोप नीचे करके फिर और आपका आगे जाके ट्रैवल करके फिर वापस से यही सेम मेथोडोलॉजी आपके यहाँ पे ये यूज करते हैं, और फिर देखते हैं आसपास कोई है या नहीं है, नहीं है तो ये वापस आपके पानी से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ज्यादातर ये जो चीज है पेरिस्कोप, ये आपकी ना अंडर वाटर वाली चीजों में ज्यादातर यूज होती है, खासकर आपका जैसे है सबमरीन, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है आपने कर रखा होगा, हमारे यहाँ पे जो क्लासेस लगती है यहाँ पे, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में खासकर अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, तो उसमें तो आपने यहाँ पे कर भी रखा होगा। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो हमारा होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3/2 इज। तो देखो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था, आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि यहाँ पे जो म्यू है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू आपका होता है सी अपॉन वी, ठीक है। सी क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम या फिर इन अ एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला है वो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के नाम से जाना जाता है सी को, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो अगर आप देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है यहाँ पे 3/2, आपको यहाँ पे बोला है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है आपका यहाँ पे 3 into 10 raised to power 8,
और आपको यहाँ पे बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, तो इसको हम लोग यहाँ पे v ही ले लेते हैं, ठीक है। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो v आपका इस तरफ आ जाएगा, इधर आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 into 3 into 10 raised to power 8, ठीक है। और 3 आपका इस तरफ आप ले जाओ, वरना आप पहले अगर करना चाह रहे हो तो 3v इज इक्वल्स टू 2 into 3 into 10 raised to power 8। अब इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो v आपका निकल के आ जाएगा 2 into 10 raised to power 8, क्योंकि ये 3 जब आप नीचे लेके जाओगे तो ये 3 और ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एसआई यूनिट के हिसाब से लेके चलना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये भी दे रखा है, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर निकल के आएगा। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, उसके बाद तो सिर्फ आपको वैल्यूज ही पुट करनी थी। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा आ रहा है द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट के ऑफ अ स्प्रिंग इज, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यूनिट बतानी है के की। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ना 2019 में आपको एक कॉन्सेप्ट पूछा गया था यहाँ पे हुक्स लॉ, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ये हुक्स लॉ पूछा हुआ था, इसलिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया स्प्रिंग से रिलेटेड, क्योंकि हुक्स लॉ आपका स्प्रिंग से ही रिलेटेड आपका एक कॉन्सेप्ट है, आपका एक लॉ है, जहाँ पे जो आपका स्ट्रेन होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे स्ट्रेस से, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि स्ट्रेन जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे स्ट्रेस से, ये आपका बताता है यहाँ पे ये हुक्स लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्स की, ठीक है, तो फोर्स आपका जो होता है स्प्रिंग में, उसको हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स। अब यहाँ पे ये आपका है फोर्स, ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे, ये है आपका फोर्स, ठीक है। फिर के जो आपका है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। और जो आपका यहाँ पे ये एक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको यहाँ पे के की ही वैल्यू पूछी जा रही है, मतलब के की यूनिट पूछी जा रही है, तो आप इस फॉर्मूले को उसके रिस्पेक्ट में लगा दो। तो आपका ये आ जाएगा के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। अब आपको फोर्स की ऐसा यूनिट पता है क्या होती है, न्यूटन होती है। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, ये भी आपको पता है, ये आपकी होती है मीटर। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, न्यूटन पर मीटर। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि यहाँ पे जो फोर्स होता है स्प्रिंग के अंदर, वो बेसिकली आपका के इंटू एक्स होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और उसके फिर उसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दोगे, तो आपका निकल के आएगा के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। एफ की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और एक्स की आपकी होती है यहाँ पे मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है, बहुत ज्यादा यहाँ पे सिंपल चीज है यहाँ पे, सच यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट या फिर हार्ड नहीं है ये, ठीक है। और यहाँ पे हुक्स लॉ जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिकली आपके यहाँ पे स्ट्रेस आपका स्ट्रेन से, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस बेसिकली आपका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे मैं इसका बता दे रहा हूँ, ये आपका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रेस, ठीक है। तो ये आपका रहता है यहाँ पे स्ट्रेस। और स्ट्रेन बेसिकली आपका जो डिफॉर्मेशन होता है ना, जो आपको स्प्रिंग देखने को मिलती है थोड़ी यहाँ पे एक साथ एकदम चिपक के रहती है, कभी आप अगर खींच देते हो तो उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, वो आपका अलग चीज है, ठीक है। तो वो आपका स्ट्रेन में आ जाएगा। तो स्ट्रेस आपको याद रखना है फोर्स अपॉन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्ट्रेन से। और फिर ये फॉर्मूले से आप यहाँ पे डायरेक्टली इसका एसआई यूनिट भी निकाल सकते थे। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर निकल के आया वो न्यूटन पर मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही सिंपल और स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि द रेजिस्टिविटी रो ऑफ अ मटेरियल मे बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी की यूनिट आपसे पूछी जा रही है। अब आप यहाँ पे ये सोच रहोगे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था ओम मीटर इसकी यहाँ पे एसआई यूनिट होती है, तो वो तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत होगा। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, आपको जैसे मैंने आप बताया था कि एसआई यूनिट आपकी होती है ओम मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी यहाँ पे ओम मीटर, ठीक है। पर यहाँ पे जो आपको दे रखा है ना, या फिर आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ये बेसिकली आपको यहाँ पे सीजीएस यूनिट दे रखी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे सीजीएस में क्या हो गया, सी का मतलब है यहाँ पे सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है यहाँ पे ग्राम, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एस का मतलब है सेकंड। इसी तरीके से ना आपके दो और मेथडोलॉजी आपकी होती है, जैसे होता है एक होता है आपका एम के एस। एम मतलब होता है आपका मीटर, के मतलब केजी, और एस मतलब सेकेंड, ठीक है। सबसे ज्यादा आप यहाँ पे इसी को ही यूज करते हो। फिर आपका एक आता है एफपीएस। एफपीएस हम लोग सबसे कम यूज करते हैं अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो, ठीक है। जैसे एफ से आपका हो जाता है यहाँ पे फुट, पी से आपका हो जाता है यहाँ पे पाउंड, और एस है आपका यहाँ पे सेकंड। अब जो आपको ये पहले वाली चीजें दिख रही है ना, ये आपकी लेंथ की एसआई मतलब लेंथ की यूनिट्स है, ठीक है। एसआई यूनिट नहीं है, लेंथ की यूनिट है, अलग अलग आपके मेथड्स में, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपके अलग अलग ये यूनिट है आपकी लेंथ की। दूसरा वाला जो है ये आपके वेट की आपकी एसआई यूनिट आपकी यहाँ पे यूनिट्स हैं। तीसरा आपके टाइम की यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है।
एक आपका पहला वाला है आपका यहाँ पे लेंथ का, ठीक है, और दूसरा ने वेट बोल दिया, वो आपका मास है, ठीक है, वेट नहीं है, मास। तो लेंथ, मास और आपका टाइम, तो इन तीनों की आपकी अलग-अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में ये वाली आपकी यूनिट्स हैं, ठीक है? ये 3 जो आपको मैंने बताई हैं, इनको हम बेसिकली बोलते हैं सिस्टम सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपका ये ओम मीटर होता है, तो ये हम यहाँ पे जो ओम मीटर ले रहे थे उसको आप एमकेएस यूनिट में आप बोल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये एसआई यूनिट भी आपकी यहाँ पे यही चीज़ है, ठीक? तो ओम आपको मीटर देखने को मिला, वो आपका है यहाँ पे एसआई यूनिट में। अब मीटर की जगह आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपकी लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, सीजीएस में बात करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बस आपको मीटर को सेंटीमीटर में लिख देना, बाकी तो आपका ओम तो ओम ही रहेगा। तो आपका ये बन जाएगा यहाँ पे सी, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा अगर हम बात करेंगे सीजीएस में, ठीक है? तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओम सेंटीमीटर। अगर एसआई में पूछता तो ओम मीटर, अगर एमकेएस में पूछता तो ओम मीटर, ठीक है? तो ये आपके अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे थोड़ा घुमाने के लिए क्वेश्चन दे रखा था, ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज कर जाओ, पर आपको अब यहाँ पे ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स याद रख लेना, और क्या चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, लेंथ, मास, टाइम, आपको यहाँ पे अलग अलग आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या यूनिट्स हैं उनकी, वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको पूछा आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, इनमें से किसकी यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल बताया था, यहाँ पे जो है ना आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में भी बताया था। तो ये टेबल आपको यहाँ पे या फिर ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे याद रखना है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको मिनिमम मैक्सिमम आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखो तो आपको दे रखा है यहाँ पे रेडियो वेव्स, आपकी विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और आपका माइक, आपका यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, यूवी। तो यहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे वेवलेंथ वाली कंडीशन, तो ये ऊपर से नीचे जाते हुए आपकी मैक्सिमम होती है। मतलब अगर ये नीचे से ऊपर आएगी तो ये धीरे-धीरे कम होती हुई आएगी, और गामा रेज़ आपकी सबसे कम वेवलेंथ वाली आपकी यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है? तो इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इसमें आपको यहाँ पे क्लियरली क्या देखने को मिलेगा, रेडियो वेव्स आपकी नीचे है, तो ये शॉर्टेस्ट नहीं है, क्योंकि आपकी नीचे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है ना? इसके बाद अगर आप देखो, आपको विजिबल लाइट और इंफ्रारेड दे रखा है, तो इंफ्रारेड भी आप देखोगे यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, फिर आपका विजिबल लाइट भी आपका फोर्थ नंबर पे है, पर आपका यूवी रे सबसे ऊपर है इस लिस्ट में। तो अगर आप जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हो यहाँ पे, तो वेवलेंथ आपकी मिनिमम होती जा रही है। तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा, आपका यहाँ पे डी ऑप्शन निकल के आएगा, अल्ट्रावायलेट रेस की आपकी सबसे कम आपकी यहाँ पे वेवलेंथ रहती है, ठीक है? तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि मिनिमम से मैक्सिमम आपका किस डायरेक्शन में होता है और कौन सी चीज कहाँ होती है, ठीक है? वेवलेंथ आप तो याद कर लो, वेवलेंथ बस यहाँ पे याद रखोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्योंकि मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये डायरेक्टली नहीं होते, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है? इनवर्सली मतलब हो गया कि आपका वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है? तो यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेस। फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, पहले वाला जब हमने यहाँ पे वीडियो किया था, तो यहाँ पे मैंने आपको इन सब वेव्स की क्या-क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे ये यूज होती है, वो सब चीजें मैंने आपको बताई थी। अगर आप यहाँ पे देखो, तो जैसे आपको इंफ्रारेड रेडिएशन दे रखा है, ठीक है? इंफ्रारेड रेडिएशन की अगर हम बात करें, तो ये आपके इलेक्ट्रिक हीटर्स, कैमरास वगैरह में यूज होते हैं, और नाइट टाइम पे, नाइट विजन के लिए ज्यादातर यहाँ पे इसको यूज किया जाता है इंफ्रारेड को। तो ये हमारा यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होगा, इसको हटा दो। यूवी रेडिएशंस की बात करें, तो यहाँ पे ये पानी को साफ करने के लिए यूज होता है। हमने यहाँ पे पढ़ा भी था, किल बैक्टीरिया, है ना? और ये आपका इस थोड़े टाइम तक अगर आप यूवी रेज ले रहे हो तो आपकी स्किन के लिए अच्छा है, पर अगर आप ज्यादा यूवी रेज के लिए, मतलब यूवी रेज में खड़े हो रहे हो ना, तो फिर वो आपकी स्किन के लिए खराब है। तो हमने ये वाली चीज भी हमने देखी थी। फिर अगर आप यहाँ पे देखो, रेडियो वेव्स आपको दे रखा है और विजिबल लाइट आपको दे रखा है। विजिबल लाइट आपकी वही नॉर्मल लाइट, तो ये आपका होना नहीं है, और रेडियो वेव्स आपका यहाँ पे यूज होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे भी हमने देख रखा है, रेडियो वेव्स आपका कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में भी सैटेलाइट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? माइक्रोवेव भी आपका सैटेलाइट में यूज होता है, और ज्यादातर पर वो आपका कुकिंग में आपका यूज होता है माइक्रोवेव में, ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने माइक्रोवेव भी ऑप्शन में नहीं दिया था, अगर आप यहाँ पे दिया होता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक? तो यहाँ पे याद रखना कि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो वेव्स, जो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होता है। सो नाउ इसी के साथ हमने यहाँ पे सीडीएस 2020 के जो भी हमारे यहाँ पे सीडीएस 1 और सीडीएस 2 में हमारे पास यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन थे, वो हमने यहाँ पे सब सॉल्व कर लिया। अगर आपको किसी में कोई भी डाउट होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर देना, पूछ लेना, वरना आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाके पूछ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपको ये जो पीडीएफ देखने को मिल रही है, ये भी हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे एकदम फ्री पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, तो एंड रिवीजन के तौर पे आप इसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है? साथ ही साथ जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे यहाँ पे 9-10 की हमने साइंस पोर्शन कंप्लीट कर रखा है एनसीईआरटीज का, और इकोनॉमिक्स का हमने कर रखा है यहाँ पे 9-10 क्लास का,
और ज्योग्राफी का हमने क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक कंप्लीट करा रखा है, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख सकते हो, उनको भी गो थ्रू कर सकते हो। और पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उनको भी आप ज़रूर वहाँ पे पढ़ सकते हो। क्योंकि अभी भी आपका अगर देखोगे, तो आपके पास अभी भी यहाँ पे 2 महीने का यहाँ पे टाइम है। और आपको यहाँ पे पता ही होगा कि आपकी एनसीईआरटीज़ बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करती हैं आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम्स में, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए थे, तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।